हे गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो ऑन द न्यू टॉपिक द डेथ ऑफ द ऑथर विच इज़ अ एसे बाय रोलान बार्थ्स। सो रोलान बार्थ्स का पूरा नाम है रोलान गैराज बार्थ्स। ठीक है, तो इनका जन्म 1915 में हुआ और 1918 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थे, थ्योरिस्ट थे, एसेस थे। ठीक है, बास के जो आइडियाज़ थे वो डिफरेंट जॉनर्स पे लगते थे, डिफरेंट फील्ड्स पे लगते थे। उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स पर अपना इन्फ्लुएंस डाला हुआ था। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, सेमियोटिक्स हो गया, सोशल थ्योरी होगी, डिज़ाइन थ्योरी होगी, एंथ्रोपोलॉजी होगी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा जो योगदान है, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उन्होंने कहाँ पर डाला? सेमियोटिक्स पे, क्योंकि उन्होंने साइंस सिस्टम का एक कंसेप्ट ड्राइव किया था जो कि वेस्टर्न कंट्री में बहुत पॉपुलर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोलांड बार्थ्स। अगर मैं आपको बताऊं कि रोलांड बार्थ्स किन से इन्फ्लुएंस थे, माइकल फॉकट से, जूलिया क्रिस्टीवियस से, उनकी तरह और भी बहुत थे। ठीक है, और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत लोगों पे पड़ा। तो उनका मेन इन्फ्लुएंस किस पे था? सिमियोटिक्स में था, लिटरेरी थ्योरी में था और लिंग्विस्टिक में था। दिस आर द ऑल अबाउट रोलांड बार्थ्स। इसके ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो मैं रोलांड बार्थ्स पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इनके डिफरेंट वर्क्स है, जैसे माइथोलॉजी, सर्ज, एलिमेंट ऑफ सिमोलॉजी, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट एंड सो ऑन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोलांड बार्थ्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका जो ये वर्क है लैंडमार्क है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अपील में जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस ऐसे, लर्न अबाउट द वेरियस डायमेंशंस इन दिस ऐसे, जो कि डिफरेंट कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं। ये रोलांड बार्थ्स की पिक्चर है। ठीक है, जो कि मैंने गूगल से ली है। रोलांड बार्थ्स की पिक्चर है। सो ये जो नेक्स्ट लाइन है, ये अब हम ये द डेथ ऑफ के ऑथर के बारे में है। सी, डेथ ऑफ द ऑथर कब पब्लिश हुआ था? 1967 में। 1967 में ये इनके फ्रेंच क्रिटिक के द्वारा पब्लिश हुआ था। ये एक्चुअली एक पन था, एक किस पे, एक जो बहुत, अगर किसी ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हो तो उसमें एक ऐसे था, सॉरी उसमें एक, सॉरी व्हाट आई कहते हैं, ठीक है, एक आर्थ्यून लेजेंड पे एक वर्क बना हुआ था, ल मॉर्ट द ऑथर, जिसका रियल मीनिंग था द डेथ ऑफ द ऑथर, जो कि 15th सेंचुरी में था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में था, जो कि एक किंग के बारे में बात हुई थी, जो कि आर्थ्यून लेजेंड थे। तो किसके द्वारा बात की हुई थी? द सर थॉमस मैलोरी के बारे ने बात की थी, किंग आर्थर के बारे में। सो ये जो टाइटल है, ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। ठीक है, ये किस में, सो लेट्स स्टार्ट। ये किस में पब्लिश हुआ था? ये एसपी नाम के मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इसमें अगर आप लोगों को सबको लगता होगा कि इसमें मेन आइडिया, जैसे कि हम इसके टाइटल से देख सकते हैं डेथ ऑफ द ऑथर, कि हमें ऑथर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, टेक्स्ट को देनी चाहिए। ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज़ आते हैं, लेकिन ये जो ऐसे है उसके बहुत इनर डायमेंशंस हैं, इसके इनर बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। सो वी हैव टू रीड एवरी कंसेप्ट थॉरली। ठीक है, डेथ ऑफ द ऑथर मीनिंग, अगर इसका हम जस्ट व्यू लें कि इसमें मेन थिंग्स क्या है, तो ये मैंने अलग से पॉइंट्स बनाए कि हम लोग सब लोग क्या सोचते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको इसके इनर पॉइंट्स बताऊंगी। मीनिंग, एम्बेडेड नॉट विद इन द टेक्स्ट बट विद इन द रीडर हु ड्राइव मीनिंग फ्रॉम द टेक्सचुअल प्रोसेस। तो इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो मीनिंग होता है, कोई भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसका मतलब तब निकलता है, तब तब निकलता है जब रीडर उसको अपनी सोच से पढ़े, ना कि किसकी सोच से पढ़े, किसकी सोच से समझे, ऑथर की सोच है। तो ये फर्स्ट मीनिंग है इस ऐसे का, ये फर्स्ट थॉट है जो इस ऐसे में कहा हुआ है कि हमेशा रीडर को अपनी सोच समझ से टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, तभी एक टेक्स्ट है, वरना वो एक वर्क है, क्योंकि रीडर ने उसमें अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ। सो द सेकेंड वन,
text unity not in its origin but in its destination. Work are physical objects that occupy self space and carried in hand. तो इनमें वेरियस डिफरेंस बताया हुआ टेक्स्ट में, वर्क में। तो वर्क क्या बताया, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, जो कि एक मतलब कह सकते हैं बुक है, उसमें बहुत सारे पेजेस में बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन वो टेक्स्ट तब बनेगा जब हम उसको पढ़ेंगे, और उसको पढ़ना भी सिर्फ ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ लिया, उसको पढ़ना अपने अपने दिमाग से पढ़ना, उसमें जो कि ऑथर ने कहा है वो ना समझना, जो हम समझना चाहते हैं वो समझना। जैसे कि ऑथर ने, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी अभी मूवी आई थी थप्पड़, तो उसमें और जो राइटर था उसने वो बताया था कि लेडी को जो उसके हस्बैंड ने एक थप्पड़ मारा तो उसने क्या किया, उसको डिवोर्स दे दिया अपने हस्बैंड को। ये तो था जो व्यू पॉइंट था ऑथर का था। इस पे जो क्रिटिक्स के पॉइंट है वो ये रोलान बार्थ वही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है वो मूवी हर एक फीमेल को भी अच्छी लगी हो और हर एक मेल को, ठीक है, उसका कंसेप्ट अच्छा था, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर एक इंसान को अच्छी लगी हो। सबका एक व्यू पॉइंट होता है, सबको ने उसको एक अलग तरीके से लिया होगा। किसी को लगता होगा कि एक थप्पड़ मारने पे तलाक लेना एक गलत बात थी, जैसे कि सबका अलग अलग व्यू होगा, मैन का अलग, मेल्स का अलग व्यू होगा, ठीक है। तो ये वो बताता है कि जो ऑथर ने किया सिर्फ वही डिराइव मीनिंग नहीं करना, हमें वही मीनिंग नहीं सोचना, हमें अपनी सोच समझ से एक अलग मीनिंग डिराइव करना है जो कि ऑथर से मीनिंग से अलग हो। टेक्स्ट अ सीरीज ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोसेस दैट आर डिकोडेड बाय द रीडर। तो टेक्स्ट क्या है, लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक क्या होती है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो लिखा हुआ उसकी स्टडी करना। एक वर्क है उसमें कुछ, जैसे कि यही है, अगर इस पेज की बात करें, ठीक है, इस स्लाइड की बात करें, इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके मीनिंग को ड्राइव करना ही टेक्स्ट है। जब हम जो ऑथर ने क्या है वो ही नहीं, जो हमने पढ़ा उसको समझा, अपना व्यू पॉइंट लगाया, उसको टेक्स्ट कहते हैं, उसको रीडिंग कहते हैं। वर्क टेक्स्ट में कब कब अब हम ये सोचते हैं आगे कि वर्क और टेक्स्ट का डिफरेंस कैसे पता करें, वर्क टेक्स्ट कब बनता है। देख, इसमें भी रोलान बार्थ ने अपना आइडिया दिया हुआ है कि एक वर्क तब टेक्स्ट बनता है जब उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है रीडर की, जब एक रीडर टेक्स्ट को पढ़ता है अपने व्यू पॉइंट से, ना कि ऑथर के व्यू पॉइंट से। दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट। See the next point. A work become a text when a reader refuse to authorial authority. जब एक रीडर सिर्फ ऑथर क्या कहना चाहता है उसको ना समझे, वो खुद अपनी समझ लगाए, ठीक है। एक्चुअली ना इसमें जो ये ऐसे इसमें बात ये कह रहा है, सिर्फ मतलब कहना तो वो एक ही बात चाहता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दिए। तो इसमें वो ये भी कहना चाहता है कि अगर मान लो मैं शेक्सपियर के वर्क को पढूं, तो मैं शेक्सपियर के बारे में ना जानूं, मुझे कोई मतलब ना हो कि शेक्सपियर कौन है, मैं उसकी बायोग्राफी ना पढ़ी हूँ, मैं उसका कुछ भी उस वक्त कैसा माहौल था वो ना पढ़ूं, मेरा सिर्फ ध्यान किस पे हो, उस वर्क पे हो जो शेक्सपियर ने लिखा है, और उसका मैं अपना एक अलग मीनिंग डिराइव करूं, ना कि वो मीनिंग समझूं जो कि सिर्फ ऑथर ने कहा है, जो कि सिर्फ शेक्सपियर ने कहा है। दिस इज ऑल अबाउट डेथ ऑफ ऑथर। टेक्स्ट प्ले बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर। सो नाउ यू विल से कि टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या है, टेक्स्ट और रीडर के बीच का एक प्ले। सो प्ले इन द सेंस एक रिजिड वर्ड नहीं है, प्ले का यहाँ पे मतलब है मीनिंग डिराइव करना, जो टेक्स्ट और रीडर के बीच में एक मीनिंग आएगा जो कि ऑथर के की सोच से थोड़ा परे होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट फ्रॉम मिडल एजेस। सो मैं अब इसके इनर मीनिंग्स में जाऊंगी, ठीक है। अब ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस ऐसे में बताए हुए हैं। मैंने आपको क्रक्स बता दी कि क्या क्या बातें हुई हैं, ताकि जो कि डेथ ऑफ ऑथर को पढ़ना चाहते हैं उनको इनके इनर मीनिंग पता चले, और जो इनको नहीं भी मतलब पूरा थॉरली, जैसे कि किसी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब ना हो, तो वो उसको समझ सके कि इसके में ओवरऑल मीनिंग क्या हुई, ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब जैसे कि जिन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी है उनको पता होगा कि फर्स्ट एंग्लो सैक्सन पोइट्री थी
बेओवुल्फ एंड एपिक। तो पहले क्या होता था ना, इसकी एग्जांपल इसलिए दिया बास ने कि जो बेओवुल्फ है एक पोइट्री है, जब वो पब्लिश हुई थी तो अनोनिमस हुई थी, इसके राइटर के बारे में हमें आज तक नहीं पता। तो वो बास यही बात कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं अगर ऑथर के बारे में पता हो तभी हम उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें रीडर की अपनी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले की एज में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट वर अनोनिमस, उसके रीडर के उसके राइटर के बारे में हमें नहीं पता होता था। नो रेलिवेंस ऑफ बायोग्राफीज ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बास क्या कह रहा है कि बायोग्राफी हमें क्या ज़रूरत है एक राइटर को पढ़ने की, एक ऑथर को पढ़ने की। हमें सिर्फ वर्क से मतलब हो, जब हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सोच को पढ़ेंगे, तो हमारा अपना जो एक हम अपना मीनिंग ड्राइव करना चाहते हैं वो नहीं निकलेगा, वो किसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा, ऑथर के इन्फ्लुएंस के अंदर हो जाएगा, ऑथर की सोच हम पर हावी हो जाएगी और हम अपनी क्रिटिकल एनालिसिस वाली सोच वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो डेथ हुई है वो डेथ ऑथर की मतलब मेटाफोरिकल का हुआ है, असली वाली नहीं, कि ये डेथ है नॉट द डेथ ऑफ द राइटिंग, कि राइटिंग तो हमेशा रहेगी, डेथ किसकी होगी, ऑथर की होगी, उसका जो इम्प्रेशन है, उसकी जो सोच उस टेक्स्ट पे जैसे कि उस टेक्स्ट पे हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे हमें कई बार लगता है कि यहाँ पे जैसे एस.टी. कोलरिज जब उन्होंने कुबला खान लिखी थी, जब राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी थी, ठीक है, तो उन्होंने ओपियम खा के लिखी हुई थी, जैसे कि हमें ये ऑथर के बारे में पता है। तो ये यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ राइटिंग से मतलब हो, हमें राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से मतलब हो, ना कि उस पोइट के बारे में पता होना चाहिए कि उसने क्या खाया था, क्या खा कर लिखी, क्योंकि ये सब कुछ हमारी सोच समझ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये ऐसे में बताई हुई है, इसके बारे में बात की हुई है, दैट्स वाई आई एडिड दिस पिक्चर। तो ये जो बात हुई है ना, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टन शैंडी, ये एक वर्क है बाय लॉरेंस एक ऑथर है, ठीक है, उनका वर्क है। इसमें एक्चुअली ये वर्क का फुल नेम है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टन शैंडी, ठीक है। ये लॉरेंस के हाँ, सो दिस इज़ द फुल नेम ऑफ, ये लॉरेंस टर्न के ने दी हुई है, ये लिखा हुआ है ये वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सब टाइटल कह सकते हैं द ट्रिस्टन शैंडी। तो सी दिस slide, see this picture carefully. To conceive this right, call for a pen and a ink, here paper ready to your hand. तो इसके बारे में क्या क्या हुआ है, ये इस चैप्टर में क्या बात की हुई है कि अगर आपको एक जो मैं कहना चाहता हूँ उसका ओरिजिनल मीनिंग निकालना है तो क्या कीजिए, एक पेन लीजिए, इंक लीजिए, क्योंकि वहाँ पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, इंक होता था, पेन होता था, तभी लिखा जाता है। हेयर पेपर रेडी टू योर हैंड, तो उन्होंने नेक्स्ट पेज ब्लैंक रखा है। तो आप बताइए, कहीं आपने कोई ऐसा वर्क पढ़ा है जहाँ पे पोइट आपको ये कह रहा हो या ऑथर आपको ये कह रहा हो कि आगे वाले पेज पे आप अपना इम्प्रेशन डालिए, आप अपनी सोच बताइए कि आप क्या समझते हैं उस करैक्टर के बारे में, उस एक्ट के बारे में, उस जिस थीम पे बात की हुई है। तो यहाँ पर ऑथर जो लॉरेंस है ये वो यही बात करें कि ये ना एक्चुअली बात करें एक लेडी के बारे में, ठीक है। विडो वर्डमैन्स टर्न लीव्स अ ब्लैंक पेज फॉर अ रीडर टू फिल इन देयर ओन आइडियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोस्ट कॉन्यूस पीसफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक लेडी के बारे में बात की हुई है, तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि मैं उस लेडी के बारे में सही से बयान नहीं कर सकता, तो आप सब लोग क्या सोचते हैं उस वुमेन के बारे में वो आप अपने आप लिखें यहाँ पे। As like your misfriends as you can, as unlike your wives as your confidence will let you. This all wants to me plead but your own fancy in it. मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इसमें क्या लिखूँ, आप अपने तरीके से कि आप क्या समझते हैं रीडर्स, आप वो लिखिए। वही बात किसने की है, बास ने की है। ये एग्जांपल इसलिए दी हुई है क्योंकि कई बार हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऑथर के व्यू पॉइंट से समझें, हमें एज अ रीडर भी अपना एक व्यू पॉइंट रखना चाहिए।
तो ये मैंने पिक्चर इसलिए दिखाई कि ताकि ये वीडियो थोड़ी और इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज़ जो फर्स्ट, अगर आप जिन्होंने भी ये ऐसे पढ़ा है तो ऐसे की फर्स्ट स्टार्टिंग इसी पेज से होती है, द डेथ ऑफ द ऐसे, सॉरी द डेथ ऑफ द ऑथर। तो इसमें 7 सेक्शंस है, ठीक है। 7 सेक्शंस में स्टार्टिंग में किसकी बात हो रही है, बेल्जाइक जो कि एक राइटर है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है सैरसरें, ठीक है। इसमें एक बात की हुई एक लेडी के बारे में, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ कैस्ट्रेटो डिस्गाइज एज अ वुमेन, ठीक है। तो एक लेडी के सॉरी एक मैन के बारे में बात की हुई है जो कि एक वुमेन बन के घूम रहा है। राइट दिस सेंटेंस, इट वॉज अ वुमेन विद हर सडन फियर्स, हर irrational whims, her instinctive fears, her bravado, her daring, and her delicious delicacy of feeling. Who is speaking in this way? It is the story hero. Is it the story hero concerned to ignore the castrato concealed beneath the woman? Is the man Balzac endowed by the personal experience with the philosophy of woman? Is the author Balzac? तो इसमें बताया पूछा हुआ है कि आप बल्जाक के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, कि ये बोल कौन रहा है। सो यही बात हो रही है कि ये बल्जाक, ये फर्स्ट पेज पे बल्जाक की स्टोरी है सैरसरें जिसका नाम है। उसमें एक आदमी कैस्ट्रेटो डिस्गाइज हो चुका है एक वुमेन बनकर, ठीक है। तो ये इसमें यही ऑथर बात कर रहा है कि कैसे एक मैन वुमेन के तौर पे वुमेन बन सकता है, ठीक है। वुमेन की तरह डिस्गाइज हो सकता है, ठीक है। तो वो कहता है जबकि वो मैन है, और जो वो स्टोरी वो बयां कर रहा है, वो जो बात कर रहा है वो कौन कर रहा है, कि क्या वो बात ऑथर कर रहा है। सी दिस लाइन, इज इट स्टोरी हीरो, स्टोरीज हीरो, कि जो ये कैस्ट्रेटो कौन है, क्या इस स्टोरी का हीरो है। कंसर्न टू इग्नोर द कैस्ट्रेटो कंसील बीनीथ द वुमेन, ठीक है। कि ये बात कौन कर रहा है, एज अ मैन कर रहा है, एज अ वुमेन कर रहा है। इज इट मैन बिल्जाइक, ठीक है। एंडोर्ड बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद द फिलोसफी ऑफ वुमेन, जो कि अपनी बात बता रहा है लेकिन एज अ वुमेन बता रहा है, ठीक है। इज इट यूनिवर्सल विजडम और रोमांटिक साइकोलॉजी, it will always too impossible to know for the good reason that all writing is itself this special voice consisting of several indiscriminate voices, that the literature is precisely the invention of the voice to which we cannot assign a specific origin. Literature is that neuter, that a composite, that oblique, into which every subject escapes the trap where all identity is lost, beginning with very identity of the body that writes. सो ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई इसका मेन क्रक्स यही है, इसमें यही बात की हुई है कि किसी भी स्टोरी का एक व्यू पॉइंट नहीं होता। जब भी मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ, आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे होम बरियर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो ऑथर ने कहा, उसमें जो थर्ड पर्सन नरेशन बताई गई, डायलॉग्स बताए हैं, देखिए वो तो ऑथर का व्यू पॉइंट है, वो तो एक स्टोरी पता लग गई। जब मैंने पढ़ी मैंने उसके लिए अपने सोच से अपना व्यू पॉइंट लगाया, अपनी सोच लगाई, आपने उस पर अपनी सोच लगाई होगी। हर एक का व्यू पॉइंट अलग होएगा। जो कोई मेल उस स्टोरी को पढ़ेगा, सॉरी उस पोइम को पढ़ेगा, वो अलग थिंकिंग से सोचेगा। जो मेरी थिंकिंग थी वो अलग थी, जो किसी और लेडी की होएगी, किसी और गर्ल की होएगी, वो थिंकिंग अलग होएगी। तो वो वही ये कह रहा है कि एक स्टोरी का, एक टेक्स्ट का सिंगल मीनिंग कभी भी नहीं होता, उसके बहुत मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। यही स्टोरी में बताया, यही वो पिछली मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी उसी में भी यही बताया था। तो ये बात हो रही है हु स्पीक्स, कि बात कौन करता है, क्या ऑथर एक टेक्स्ट में बात करता है, जिसने वो कहानी लिखी है क्या वो बोलता होता है। तो इसका आंसर है नॉट द ऑथर बट द लैंग्वेज। तो रोलांड बार्थ्स कहते हैं कि कोई भी स्टोरी में ऑथर बात नहीं करता होता, वो लैंग्वेज होती है जो आपको अपील करती है, जिसको आप पढ़ते हो, आप समझते हो और उससे मीनिंग डिराइव करते हो। कि ऑथर कभी भी नहीं बोलता, ऑथर कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, वो लैंग्वेज प्रेजेंट होती है जो आपको एक मीनिंग देती है, ठीक है।
मेटाफोरिकल डेथ ऑफ द ऑथर, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। सरियलिज्म एक मोमेंट ही, ठीक है, इसमें इसकी बात इसलिए की गई है ताकि, ठीक है, कि ऑथर सेक्युलराइज्ड हो, ऑथर का इम्प्रेशन टेक्स्ट पे ना पड़े। आप कभी भी ऑथर के बारे में मतलब ना जानना चाहे उसकी बायोग्राफी के बारे में, आप उसको एक फ्री तौर पर पढ़ें, फ्री माइंड होकर पढ़ें, विदाउट नोइंग अबाउट द ऑथर, अबाउट हिज और हर मीनिंग, हर इंटेंशन, हिज इंटेंशन, कि उस ऑथर की इंटेंशन क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लिंग्विस्टिक, ऑथर इज़ नेवर एनीथिंग मोर देन द मैन हु राइट्स, मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था, ठीक है। ऑथर कौन है, एक लैंग्वेज लिखी हुई है वही ऑथर है, ठीक है। तो हमने लैंग्वेज को समझना, हमें ऑथर के व्यू पॉइंट को नहीं जानना, हमें अपना एक व्यू पॉइंट बनाना है, हमें अपना एक मीनिंग डिराइव करना है। ऑथर, अगर हम ऑथर और बुक के रिलेशनशिप को स्टडी करें तो ऑथर क्या है, ऑथर इज़ रिलेटेड टू पास्ट, ऑथर बीत चुका है, वो जा चुका है, वो एक फादर की तरह है जिसकी एक अलग सोच थी, एक अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बुक क्या है, देखो बुक तो आज भी सबके प्रेजेंट है, लेकिन उनके ऑथर जा चुके हैं, वो समय जा चुका है, उनकी वो थिंकिंग जा चुकी है, ठीक है। तो वो बुक क्या है, वो आज है, बुक कल भी होगी, जो भी सारी बुक्स लिखी हुई है, ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, हम चले जाएंगे लेकिन वो टेक्स्ट हमेशा ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। जो भी इनको पढ़ेगा उनकी वो अपनी अलग थिंकिंग से समझेंगे, सो दैट बुक हमेशा प्रेजेंट में रहेगी, ठीक है। वो एक चाइल्ड रहेगी, वो एक नई सोच रहेगी, वो नई जनरेशन रहेगी। देयरफॉर मल्टीपल मीनिंग्स ड्यू टू मल्टीपल कल्चर, जो भी कोई बुक पढ़ता है, जैसे शेक्सपियर को इंग्लैंड में भी पढ़ा जाता है, इंडिया में भी पढ़ा जाता है, तो हमारे अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग डिराइव होंगे। टेक्स्ट का मतलब ही क्या है, मल्टीपल राइटिंग, ठीक है, बहुत सारी राइटिंग्स होती हैं, ठीक है, तरह तरह की होती है, फ्रेंच में होती है, जर्मन में होती है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सेवरल कल्चर हो गए, डायलॉग्स हो गए, हर किसी का अलग अलग तरीके का बात करने का होती है, हर डायलॉग में हर कल्चर रिप्रेजेंट होता है। इंडिया के डायलॉग्स में इंडियन राइटिंग, इंग्लिश में इंडियन डायलॉग्स होंगे, इंडियन सोसाइटी को डिफ़ाइन करेंगे, वहाँ यहाँ के कल्चर को डिफ़ाइन करेंगे। अमेरिका की जो राइटिंग होती है वो अमेरिका के थिंकिंग को बयां करेगी, ठीक है, ना कि इंडिया को। तो यही बात है। इंटरटेक्सचुअलिटी, ये भी एक टर्म है, यूज़ की हुई है इस ऐसे में। इंटरटेक्सचुअलिटी मीन्स लिंक बिटवीन द टेक्स्ट, इसका मतलब है जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ऐसी और टेक्स्ट जुड़ा होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है या जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, जोसेफ एंड्रयूज़, जो आपने पढ़ा होगा, अगर जोसेफ एंड्रयूज़ को पढ़ना है तो शायद आपको पैमेला को भी पढ़ना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, तभी आप समझें कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट डेथ ऑफ द ऑथर। मैंने इसको मतलब थॉरली रीड किया, जो मुझे लगा कि इसमें समझाने लायक है, बताने लायक है, मैंने सारी टर्म्स एक्सप्लेन किए, ठीक है। इसमें टेक्स्ट के बारे में बताया, इसमें वर्क के बारे में बताया कि टेक्स्ट और वर्क में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो टाइटल है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, लव मोटिव द ऑथर, जो कि एक पुरानी एक मिडल एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड के एक किंग के बारे में है। किंग आर्थर थे, उन पे जो एक वर्क पब्लिश हुआ था, किसके द्वारा, सर थॉमस मैलोरी के द्वारा, ठीक है। यही ऑल है, यही है, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर किसी का भी डाउट हो वो कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ और भी वर्क अटैच है, मैं आपको उनको वर्बली बता देती हूँ। व्हाट इज़ एन ऑथर बाय माइकल फुकोल्ट, ठीक है, ठीक है। ये भी एक वर्क है जो कि इसके अगले साल आया था, मतलब 1968 में आया था, जो कि माइकल फुको ने लिखा था, बहुत फेमस वर्क है, ठीक है। इससे पहले आया था द इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है, ये भी वर्क्स इससे रिलेटेड है। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि आप कुछ एग्जांपल्स कोट आउट कर सकें, अब आप अपने एग्ज़ाम्स में मेंशन कर सकें, ठीक है। तो यही है ऑल अबाउट दिस ऐसे कि ऑथर क्या एक मीडिएटर है जो आपको एक कहानी बयां करता है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। ना ही उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी बायोग्राफी ना रीड की जाए, ठीक है। हमेशा जैसे कि इस स्लाइड में, इस पेज में ऑथर ने एक ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ था, यही
कि हमेशा अब एक टेक्स्ट को अपने नज़रिए से पढ़ो, उसको अपनी इंटरप्रिटेशन दो, ना कि जो इंटरप्रिटेशन ऑथर ने दिया उसको समझो, ठीक है। लिबरेशन ज़रूरी है, ठीक है। लिबरेट करो टेक्स्ट को, ऑथर से लिबरेट करो, टेक्स्ट को अपनी अपनी तरह से समझें, ना कि जो ऑथर ने इम्पोज किया हुआ है मीनिंग वो ही समझें आप लोग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऐसे द डेथ ऑफ द ऑथर। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, मे बी सम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, kindly share, subscribe to my channel, like the video and also comment about how do you like the video, ठीक है। उसमें इसको अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड विशेस टू यू ऑल, थैंक यू।